हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इन्वेंशन यूट्यूब चैनल। हम इंडियन सोसाइटी के यूपीएससी मेंस से रिलेटेड जो सब टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़। सो स्टार्ट हमने कर दिया है पॉपुलेशन का, कुछ डाटा वगैरह हमने देखा है, इंडिया का कंटेक्स्ट जाना है कि इंडिया बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और फिर हमने देखे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन अर्थ। The first factor was the physical factor, the second one was the socio-economic culture factor, and third is डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर में हमने देखा नेचुरल प्रोसेस, क्लाइमेट, लैंड फॉर्म्स, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, और सोशल इकोनॉमिक में वहाँ पे कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी कैसी हैं, इन सब के रिलेटेड। अब देखते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या रोल प्ले करता है आपके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। सो माइग्रेशन इज मेजर फैक्टर डिसाइडिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। सो माइग्रेशन इन्फ्लुएंस बाय पोस्ट फैक्टर्स दैट इज अ नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द बेटर अपॉर्चुनिटी इन द डिस्टेंस लैंड्स। सो कहने का मतलब सिंपल ये है कि पोस्ट फैक्टर का मतलब जो होता है कि आपको जो कहीं जाने के लिए मजबूर करे। तो आप जिस घर में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, अगर नेगेटिव इन्वायरमेंट वहाँ पर है, आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लिए, वहाँ पे दंगे फसाद होते हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो आप वहाँ छोड़ना चाहोगे, वहाँ रहना नहीं चाहोगे। दैट इज़ अ नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस, पुश फैक्टर। और सेकेंड हो सकता है कि बेटर अपॉर्चुनिटी आपको दिखे कि आपको दिल्ली जाना चाहिए, आपकी बेटर लाइफ हो सकती है दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, तो आप बेंगलोर जाते हो। आपको जहाँ ओरिजिन है, आपका बर्थ प्लेस है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग टू अब्रॉड और समथिंग न्यू सिटीज़। सिंपल है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज अ पॉलिटिकल फैक्टर्स। सो पॉलिटिकल फैक्टर्स में हम पॉलिटिकल टर्मोइल और प्रीजुडिसेस के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल टर्मोइल सिंपल है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। अगर पॉलिटिकल टर्मोइल है, कहीं पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन आप देखिए इतनी ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुई है और बड़ी भी नहीं है, इंक्रीज नहीं हुई है रिस्पेक्ट टू द अदर स्टेट ऑफ इंडिया ड्यू टू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज और पर्सन्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, तो दंगे फसाद होते रहते हैं जिस जगह पर। फॉर एग्जांपल मणिपुर में अभी पॉलिटिकल टर्मोइल है, एक एथनिक कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द मैती एंड द कुकी ट्राइब्स, तो वहाँ पर पॉपुलेशन आप जाना नहीं चाहोगे। दैट इज़ द माइग्रेशन वहाँ पे नहीं होगा, आउट माइग्रेशन ज़्यादा होगा। सेकंड है प्रीजुडिसेस। प्रीजुडिसेस हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू द प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन, है ना। कहीं पर स्पेसिफिक एथनिसिटी के लिए, एथनिसिटी और कास्ट के लिए, रिलीजन के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आप वहाँ जाना नहीं चाहोगे। दिल्ली रियॉट्स हो गया, मणिपुर रियॉट्स 2023 हो गया, गोधरा कांड हुआ था गुजरात में। दीज आर द फैक्टर्स और द पॉलिटिकल फैक्टर्स। नाउ अब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा और आपको आना भी चाहिए। व्हाट इज़ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड? सो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है कि the growth in an economy that is the result of change in the age structure of country's population, तो that is a demographic dividend। तो अभी demographic dividend का मतलब समझ में आया आपको? सिंपल, आपकी population का जो एज स्ट्रक्चर है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करे। और बूस्ट कैसे करेगा कि जो इंडिया की 68% है, पॉपुलेशन का 68% है इंडिया का, आर द एज ग्रुप ऑफ बिटवीन 15 एंड 64 ईयर्स। तो आज 15 से 64 साल के लोग ज़्यादा हैं हमारे पास इंडिया में, तो दे आर कॉल्ड द वर्किंग एज ग्रुप, वर्किंग एज पीपल। तो हमारे पास डिपेंडेंसी कम रहेगी, ये लोग यूथ हैं, ये लोग अपना काम करेंगे, खुद कमाएंगे, किसी पर बर्डन नहीं बनेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी इंडिया में। दैट इज़ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। समझ में आ गया? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रो करना, ग्रोथ बहुत तेज़ी से होना ड्यू टू द फेवरेबल डेमोग्राफिक कंडीशंस। सिंपल, दैट इज़ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। According to Economic Survey 2018 and 19, India's demographic dividend will peak around 2041। सबसे ज़्यादा हमारे पास में जो पीक हो जाएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड, सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा डेमोग्राफी से, वो होगा 2041 में। सिंपल है। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात बताएं तो इंडिया सरपास चाइना एज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2003 विद इंडियाज कैचिंग अप विद द चाइनाज पॉपुलेशन ऑफ 1.426 मिलियन। सेम हम जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है 2023 में। नाउ
अब डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात हमने कर लिया है, तो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, इंडिया का डेमोग्राफिक डाटा क्या कहता है, क्या है इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशंस, तो इसके बारे में सबसे पहले देखें। टोटल पॉपुलेशन इन डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट इज़ 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 1.22 बिलियन थी, 120 करोड़ लोगों के आसपास था 2011 सेंसस, लास्ट सेंसस जो है, विच कंप्राइजेज कंसिस्ट अराउंड 17.78%, so 18% of the world population living in India. India will be the most populous country by 1800, बस हो चुकी है, ये कोई मतलब नहीं है। रूरल पॉपुलेशन 68% है आज भी, 70% अराउंड लोग इंडिया के रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में अराउंड 34% और 36% रहते हैं 2023 के अराउंड। अब वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि वर्किंग पॉपुलेशन होता क्या है। अभी वर्किंग पॉपुलेशन आपको समझना है कि वर्किंग एडल्ट्स जो एज ग्रुप के लोग हैं 20 से 64 के लोग हैं, इन एडल्ट्स जो हैं वर्किंग एडल्ट्स विल रिड्यूस फ्रॉम अराउंड 76 मिलियन 2017 में थे, जो लगभग 76 करोड़ लोग से हो जाएगा 97 करोड़, है ना, 57 करोड़ हो जाएंगे अराउंड इस सेंचुरी के एंड में। टोटल फर्टिलिटी की बात करें, इंडिया की टोटल फर्टिलिटी अभी फ़िलहाल 2.1 है, रिप्लेसमेंट रेस पर है, ये जो 2.1 कहलाती है रिप्लेसमेंट रेट कहलाता है फर्टिलिटी का, और इस सेंचुरी के लास्ट तक 1.29 होने का अनुमान है। इमिग्रेशन की बात करें तो इंडिया विल बी द सेकंड लार्जेस्ट नेट इमिग्रेशन इन 2100। सो दैट इज़ द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया। और डाटा की बात हमने कर लिया है कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना है, 68% पीपल हैं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के ब्रैकेट में आते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशंस में आते हैं। 68% पीपल 15 से 64 साल की एज ग्रुप में है, ये अपना काम करेंगे, दूसरों पर बर्डन नहीं बनेंगे डेमोग्राफिक, और इकोनॉमिक ग्रोथ में बूस्ट लाएंगे। They becomes the demographic dividend of India. Now we are going to study about the advantages and the challenges of the demographic dividend. अभी हमें फ़ायदा क्या होने वाला है इंडिया को, और इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड से। जो पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे पास में है, उसका हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज यही है, हमारे पास ज़्यादा लोग होंगे तो इंक्रीज्ड लेबर फोर्स होगी, इंक्रीज लेबर फोर्स। और इंडियाज़ वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है 15 से 64 एज ब्रैकेट जो रहता है, याद रखिए प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन का ब्रैकेट क्या है, 15 to 60, 15 to 64 और 20 to 64, इस तरीके से। तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ने वाली है 65% 2030 में। 2030 तक इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारा 65% हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। सेकेंड इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल कैसे फॉर्मेशन होगा, इंक्रीजिंग द सेविंग रेट इंडिकेट्स द पोटेंशियल ऑफ हायर कैपिटल फॉर्मेशन। लोग ज़्यादा होंगे, लोग काम ज़्यादा करेंगे, उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा, सेविंग कर सकते हैं, सेविंग ज़्यादा होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा इंडिया के अंदर। देन फीमेल ह्यूमन कैपिटल, नेक्स्ट इज फीमेल ह्यूमन कैपिटल। सो बिकॉज इम्प्रूव्ड फीमेल एजुकेशन एज वेल एज स्किल health lead to the potential increase in the female labor force participation rate। तो female labor force participation rate जब बढ़ता है, economic growth boost करती है, because women's are not part of the mainstream economic activities। Next is economic growth। economic growth को फ़ायदा कैसे होगा, जो demographic dividend could add up to 2% to the India's annual GDP, लगभग एडिशनल ऐड कर देगा over the next 2 decades UNFPA के अकॉर्डिंग। सो UN के अकॉर्डिंग इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया की जीडीपी में +2% ऐड ऑन करने वाली है। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो विद अ ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप करेंगी, आएंगी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सिंपल। नेक्स्ट इज स्किल्ड वर्कफोर्स। स्किल्ड वर्कफोर्स कैसे, विद द पोटेंशियल टू ड्राइव द ग्रोथ इन दी सेक्टर्स लाइक द IT, हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो पोटेंशियल ड्राइव ग्रोथ का वो आएगा, तो स्किल्ड वर्कफोर्स भी हमारे देश में बढ़ेगी। अब कुछ चैलेंजेस की बात करें, चैलेंजेस भी होंगे, बिल्कुल होंगे, और चैलेंजेस बोलें या फिर हमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे बड़ी है लो लिटरेसी एंड पुअर स्किल डेवलपमेंट। जब तक आप पॉपुलेशन को स्किल डेवलप नहीं कराओगे, एजुकेट नहीं करोगे, तो दे बिकम ट्रबल फॉर योर सेल्फ। तो
लोग होने से मतलब नहीं है, लोग कितने काम के हैं ये मैटर करता है। सेकंड इज़ अ लो ह्यूमन डेवलपमेंट, सेम चीज़ है। इंडिया रैंक्स 134 among the 193 कंट्रीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो UNDP निकालता है। सो इंडिया का लो ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब यही है, एजुकेशन, लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट कितना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होगा तो पॉपुलेशन का करोगे क्या। नेक्स्ट इज जॉब क्रिएशन। इंडिया नीड्स टू क्रिएट अराउंड 8 to 10 million jobs annually to absorb the increasing working age population। लगभग हर साल 1 करोड़ जॉब्स की ज़रूरत है भारत में, लगातार कंटिन्यू फॉर द 2 decades टू एब्जॉर्ब द वर्किंग एज पॉपुलेशंस। एक बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। देन इनफॉर्मल इकॉनमी, इनफॉर्मल सेक्टर जो है इन इंडियाज एम्प्लॉयज़ अराउंड 80% ऑफ द वर्क फोर्स। कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, कोई भी उनके पास में रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट उन्हें नहीं मिलते हैं। तो इनफॉर्मल इकॉनमी का बहुत बड़ा पोर्शन वर्कफोर्स को मिलता है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। कभी भी उनको जॉब से निकाला जा सकता है, ले ऑफ कर दिया जाता है, कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, सैलरी नहीं है और बेनिफिट नहीं है, अदर बेनिफिट, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट इज़ पुअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो 50% था 2022 और 2023 में। मीन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है कितने लोग काम कर सकते हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं यहाँ पे। तो लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, लोग काम कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एज ब्रैकेट में आने से कुछ नहीं होता। वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे पास में, लेकिन 50% ही उसका काम में है, तो क्या ही मतलब है आपका, समझ रहे हो। 50% तो बर्डन का काम कर रहे हैं ना, बैठे हैं घर में आराम से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दे आर बर्डन फॉर अदर 50% ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज मिसिंग वीमेन फ्रॉम वर्क फोर्स। अभी भी वर्क फोर्स से मिसिंग वीमेन है, वीमेन जो है मिसिंग है, रिमेन्स एट जस्ट 37% ऑफ 2022 एंड 2023। सो वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वीमेन का 37% है। सिर्फ और सिर्फ 37% लोग ही, जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग रोजगार हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, उसका टोटल सिर्फ और सिर्फ 37% ही लोग वीमेन हैं, महिलाएं हैं। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। जब तक इकोनॉमी में वीमेन पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, देन सम प्लानिंग इन इंडिया, देन सम इनिशिएटिव्स और स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, एंड इंटरनेशनल फोकस क्या क्या है, और कंक्लूजन और करंट इवेंट एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिस स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल, एंड डू शेयर एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ऑल द अपडेट्स एंड PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू।